जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग जो पढ़ रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास, जैसे इतिहास को हमने पहले ही आपको बताया कि इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। सबसे पहले आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और उसमें क्या क्या टॉपिक हैं। सबसे पहले ठीक ठीक है, आपको पूरा इतिहास याद है, प्राचीन मध्य आधुनिक सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज, अगर आप उसका सिलेबस आपको पता है कि प्राचीन इतिहास में क्या है, मध्यकालीन में क्या है, आधुनिक में क्या है, तो आपको उससे ये पता चलता है कि चलो अगर मान लीजिए हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा तो प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें थी। हमने संगम युग पढ़ा तो उसमें चेर, पांड्य, चोल, चालुक्य क्या थे, तुरंत उस पर दिमाग क्लिक कर जाएगा। अच्छा हाँ, ये पढ़े आप। मौर्योत्तर काल पढ़े, गुप्तोत्तर काल पढ़े, बाबर, अकबर, हुमायूं के बारे में पढ़े, मतलब मुगल वंश पढ़े तो तुरंत मुगलों के मुख्य शासक, मुगलों के परवर्ती शासक, इसको पढ़ लीजिए। दिल्ली सल्तनत, मुख्य शासक, परवर्ती शासक, किस प्रकार थे, क्या था, कैसे। तो जब इस तरीके से पढ़े रहेंगे तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो इस समय हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, और वैदिक सभ्यता का अगर कहें तो पूरा चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ कि इसकी प्राचीन इतिहास की जो श्रृंखला हम लोगों की चल रही है, इसमें सबसे पहले हम लोगों का कौन सा टॉपिक है, तो ऐतिहासिक रूपरेखा। ऐतिहासिक रूपरेखा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहीं से एक चार्ट डिवाइड करते हैं और थोड़ा थोड़ा एक सतही तरीके से पूरा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, और इसमें जो कुछ देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोगों को यहाँ से मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि ऐतिहासिक रूपरेखा, पहला चैप्टर। ऐतिहासिक रूपरेखा का मतलब है कि इतिहास को किस आधार पे लिखा गया, किस आधार पे जाना गया, किस आधार पे खोजा गया, कैसे कैसे हम इतिहास के बारे में जानते हैं, इसके कौन कौन से प्रमाण मिले, और उसके बाद धरती की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब धरती की उत्पत्ति हुई, जैसे मान लीजिए आपकी धरती की उत्पत्ति हुई तो उसमें ये आपका पैंजिया है, इधर आपका पैंथालासा है, फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, उत्तर में हो गया, दक्षिण में। ये आपका ऊपर वाला जो है लारेशिया या अंगारा है, नीचे वाला आपका गोंडवाना लैंड हो गया, बीच में ये तेथिस सागर का निर्माण हो गया। फिर धीरे 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 करके जो है 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ और 7 महासागर बने। तो इधर से उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप, इधर एशिया, इधर अफ्रीका और इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर अंटार्कटिका। अंग्रेजी की यस अक्षर में आपका अटलांटिक महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर, उसके बाद आपका हिंद महासागर, ये अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। इस पे क्या हुआ कि इस पे मानव की जीवन की उत्पत्ति हो गई। अब जब मानव की जीवन की उत्पत्ति हो गई तो इसमें हम लोगों ने देखा मानव की जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, किस आधार पे हुई, कौन था उसमें ड्रायोपेथिकस, कौन था एस्ट्रोलोपेथिकस, कौन था जो है एंथ्रोपिथेकस, रामापेथिकस, शिवापेथिकस, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय हुआ। यहीं से मानव के रहन सहन, खान पान की रूपरेखा थोड़ी सी बदलने लगी। अब वो आदिमानव, अभी तो क्या वो जानवर से आदिमानव पहुंचा है। तो दूसरा टॉपिक हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक एज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें प्राक जो है, इसको प्राक भी कहते हैं क्योंकि प्राग जो है ये उपसर्ग है। प्राक, प्राक इतिहास, प्राक इतिहास, ये ऐसे काल को कहा गया, इतिहास ऐसे काल को कहा गया जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, समाज पूरी तरह से निरक्षर था। और इसके बंटवारा की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो बंटवारा था वो 3 चरणों में किया गया था, जिसमें आपका सबसे पहले था पुरापाषाण काल, शाण काल, नवपाषाण काल। इसका विभाजन पढ़ते हैं। पुरापाषाण काल की मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, इनका रहन सहन, खान पान किस तरीके से था। पुरापाषाण काल का विभाजन 3 भागों में किया गया। किसमें जो है कोर संस्कृति विकसित हुई, किसमें फलक संस्कृति विकसित हुई, किसमें जो है ब्लेड संस्कृति का विकास हुआ, किस प्रकार मानव ने आग की खोज की, फिर उसका आग का प्रयोग करना बहुत दिनों के बाद सीखा, दीपक का आविष्कार, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का, और जो छोटे छोटे यहाँ से जो औजार मिले, इन औजारों में सबसे पहले कौन सी संस्कृति थी, पेबुल, उसका क्या नाम है उसका, कोर संस्कृति, जिसको हैंडेक संस्कृति कहते हैं। फिर उसके बाद चॉपर चॉपिंग संस्कृति आई। दक्षिण भारत में कौन थी, उत्तर भारत में कौन थी, पल्लपुरम से कौन खोजी गई, सोहन घाटी से कौन खोजी गई, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, इसको पढ़ते हैं। और इसको पढ़ने के बाद यहीं पे हम लोग यहीं से आगे पढ़ लेते हैं ताम्रपाषाण काल और पत्थर। तो तांबा और पत्थरता थी, उसको क्या कहा गया, चालकोलिथिक गया, चालकोलिथिक, या इसको कैल्कोलिथिक युग कहा गया। अब इसमें भारत में 3 प्रकार की जो संस्कृतियां डेवलप हुई। एक राजस्थान में जो संस्कृति डेवलप हुई जिसको
आहार संस्कृति या आहार संस्कृति कहा गया। एक मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के नाम से, कायथा संस्कृति के नाम से डेवलप हुई। वहीं महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें, जोरबे की संस्कृति, और सब में 4-4, 5-5 पूरा स्थल पाए गए। वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली और किस प्रकार से ये लोग जो है पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार बनाते थे, उसको क्या कहते थे, किस प्रकार की, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें पढ़े हैं। इसके बाद क्या हुआ, मानव का जीवन अस्थायी हो गया। कहाँ से? नवपाषाण काल से। तो जब नवपाषाण काल से मानव का जीवन अस्थायी हो गया, तो जब नवपाषाण काल से मानव का जीवन अस्थायी होता है, तो यहीं पर हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसको कहा गया है नदी घाटी सभ्यता। पढ़ते हैं नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो यहीं पर तमाम सभ्यताओं की जानकारी हम लोग करते हैं, जैसे क्रीट की सभ्यता हो गई, रोम की हो गई, स्पार्टा की हो गई। ये आपकी किस महाद्वीप में है? ये सब यूरोप में है, यूरोप में। उसके बाद मिस्र की सभ्यता, ये आपकी अफ्रीका में है, अफ्रीका में। उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, चीन। ये दोनों कहाँ था? एशिया में है। कौन कौन सी नदियों के किनारे विकसित हुई? क्रीट की सभ्यता क्यों प्रसिद्ध हुई? रोम की सभ्यता, इटली की सभ्यता क्यों प्रसिद्ध हुई? स्पार्टा की सभ्यता क्यों प्रसिद्ध हुई? मिस्र को उगते हुए सूर्य का मंदिर क्यों कहा गया? नील नदी का वरदान क्यों, नील नदी का वरदान इसको कहा गया? इसके लिए मिस्र के लिए फिर धीरे धीरे किस प्रकार से यहाँ से एक रेगिस्तान में विकसित सभ्यता थी। और नील नदी की लंबाई, दुनिया की सबसे लंबी नदी कहाँ से निकलती है, कितने देशों में उसका विस्तार है, कौन कौन उसका आके संगम करती है। प्रमुख जो क्षेत्र था मानव का शुरुआती विकास यहीं से माना जाता है। सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा सभ्यताओं का विकास अगर देखा गया तो वो एशिया में, इसलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। वहीं अफ्रीका को मानव का पालना, क्योंकि मिस्र से ही अर्थात अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव का क्रम विकास शुरू होता है। चाइना की सभ्यता। अब ये सारी सभ्यताओं को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य इतिहास की श्रेणी में रखा गया। इधर को तो ये सब कुछ आपका प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक ऐसा समाज जो निरक्षर पूरी तरह से, लेकिन इसको सिंधु सभ्यता को और वैदिक सभ्यता को आद्य इतिहास काल के श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इसमें जो भी चीजें मिली वो आधी अधूरी मिली। तो इसको किसके अंतर्गत रखा गया? आद्य इतिहास के अंतर्गत। अब उसके बाद जो अगला आप पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता करें तो इसका जो विभाजन किया गया था वो 2 भागों में किया गया था। अब 2 भागों में अगर हम लोग बात करें तो एक आपका पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल कहा जाता है। इसका जो समय है 1500 से 1000 BC तक, ठीक। इसका जो समय है इसका उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 BC तक, 1000 से 600 BC तक। अब यही से हम लोगों को थोड़ा सा समझना है। पूर्व वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो सामाजिक दशा थी और इसमें सामाजिक दशा, समाज की अगर देखा जाए दोनों में, तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, मतलब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। कुल या फिर परिवार। परिवार, पूरे परिवार का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विदथ में मिलता है, जो विदथ जिसका 122 बार उल्लेख मिलता है। और इसके मुखिया को क्या कहा गया था? मुखिया को कुलप या कुलापा कहा गया। उत्तर वैदिक काल राजसी व्यवस्था अगर हम लोग देखें तो यहाँ पूर्व वैदिक काल में राजा तो सबसे श्रेष्ठ होता था, राजा को ही जन कहा गया है, वो जनपद का वही मुखिया होता था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि चारों दिशाओं में अलग अलग राजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? राजा के बाद प्रमुख अधिकारी, यहाँ पे क्या था? सेनानी हो गया। यहाँ पे सेनानी हो गया। यहाँ पे पहले स्थान पे पुरोहित था, पहले पे, और दूसरे पे सेनानी था, दूसरे पे सेनानी था। यहाँ पहले पे सेनानी हो गया और दूसरे पे पुरोहित हो गया। यहाँ दूसरे पर पुरोहित, राजा तो यहाँ भी है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। लोहे के कारण जो है इसकी अर्थव्यवस्था कृषि हो गई। लोहे के कारण इसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? कृषि हो थी। इनको लोहे की जानकारी नहीं थी, इसलिए इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। पशुपालन, गाय सबसे प्रमुख धन मानी जाती थी, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता के बाद जब इस सभ्यता का विकास हुआ तो इसमें 250 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 250 साल का अंतर है।
और ये वाली जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। ये पूरी तरह से अगर बात की जाए इसकी तो ये आपकी क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। ये ग्रामीण सभ्यता है, पूरी तरह से एकदम प्रचंड देहाती थे। वहीं इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता है। अब क्या होता है कि वैदिक युग में इतने ज़्यादा कर्मकांडी व्यवस्था डेवलप हो चुकी थी कि स्थिति एकदम धीरे धीरे नाजुक होने लगी। लोगों को लगा, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे, थोड़ा सा मतलब दिमाग से कह सकते हैं, उस तरह से उतना पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं वहाँ, तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि यार अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, धार्मिक आंदोलन पढ़ते हैं। तो धार्मिक आंदोलन को नास्तिक संप्रदाय भी कहा गया। अच्छा, ये जो धार्मिक आंदोलन या जो नास्तिक संप्रदाय है, ये कहीं ना कहीं महानगरों में व्यवस्था इनकी हो गई, अर्थात ये नगरीय सभ्यता विकसित होने लगी। तो पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया। अब वहीं दूसरी नगरीय, मगध में कितने राजवंशों ने शासन किया, 3 राजवंशों ने। केंद्रीकृत प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो नगरीय व्यवस्था धीरे धीरे यहाँ से शुरू हो गई। तो पहली नगरीय क्रांति का दर्जा किसको दिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। वहीं दूसरी नगरीय क्रांति का दर्जा महाजनपदों अर्थात 16 महाजनपदों को, जो 16 महाजनपद हुए। इसी बीच जो है धार्मिक और नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ, क्योंकि इनका समय देखा गया तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था। जो है अब लोहे की जानकारी मानव को ही गई है, यहाँ लोहे की जानकारी हो गई है। उत्तर वैदिक काल का जो प्रिय देवता था प्रजापति था, ठीक, और इनके प्रिय देवता पूर्व वैदिक काल के, इनके प्रिय देवता इंद्र थे, इनके प्रिय देवता प्रजापति थे। ऋग वैदिक आर्यों की अगर हम बात करें तो नमक, मछली, चावल, समुद्र, लोहा की जानकारी नहीं थी। इन सारी चीज़ों की जानकारी इन लोगों को हो गई। हाँ, पूरे वैदिक सभ्यता के लोगों को, पूरे वैदिक सभ्यता के लोगों को जो है वो चांदी की जानकारी नहीं हो पाई, धातु की जानकारी इन लोगों को नहीं थी, ठीक। सोने के आभूषण वगैरह निशाका कहा गया, वहीं तांबे को अयस कहा गया, लोहे का तो भाई प्रमाण मिल ही गया उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से। तो हम बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, ऐतिहासिक रूपरेखा पर बहुत सचित्र वर्णन, बहुत शानदार तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई। फिर उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल में 3 चरण पढ़े, फिर ताम्रपाषाण काल, कैलकोलिथिक, चालकोलिथिक, फिर नदी घाटी सभ्यताओं में इतनी सभ्यताओं का विकास हुआ, फिर उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद वैदिक सभ्यता। तो इनकी जो मिली जुली सभ्यता थी उसको आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा गया, ठीक। जैसे हमने इतिहास का विभाजन किया, एक प्राग इतिहास, एक आद्य इतिहास और एक आपका क्या था, ऐतिहासिक काल। तो हम लोगों का प्राक इतिहास और आद्य इतिहास पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या किया गया था, प्राग ऐतिहासिक काल। आपने क्या पढ़ा, पाषाण काल के बारे में, काल, नदी घाटी सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल में आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद आपने यहाँ पे पढ़ा वैदिक सभ्यता है, इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। मतलब यहाँ तो पूरी तरह से समाज एकदम निरक्षर था, यहाँ समाज क्या था, निरक्षर था। इसमें जो है वैदिक सभ्यता में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लिपियाँ मिली हैं, कुछ लिपियाँ, लेकिन अभी तक वो पढ़ी नहीं जा सकी हैं। कहाँ से मिली हैं वो, धौलावीरा से। 10 अक्षरों की लिपि मिली है, 1-2 अक्षर नहीं, 10 अक्षरों की, आधा अधूरा। अरे भाई लिखा पढ़ा, मतलब लिखा गया तो पढ़ा नहीं जा सका, आधा अधूरा तो है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वेद वगैरह थे, इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी, ये भी पूरा आधा अधूरा ही था। लेकिन इसके बाद जो आपका आता है वो आपका आता है ऐतिहासिक काल, छोटे एग्जाम की चाहे बड़े एग्जाम की। अब ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि यहीं पर महाजनपदों का उदय होता है, महाजनपदों का उदय होता है, और इधर वैदिक सभ्यता में कर्मकांडी व्यवस्था एकदम अपने चरम पर आ जाती है। तो जब चरम पर आ जाती है तो यहीं पे पहला टॉपिक जो है शुरुआत होता है, क्या, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक, अब यहीं से हम लोगों को पढ़ना है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन को नास्तिक संप्रदाय भी कहते। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन ने नास्तिक संप्रदाय में 4 प्रमुख धर्मों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। एक आपका सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे जैन धर्म पढ़ेंगे, शैव धर्म। शैव धर्म, शैव धर्म की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे प्राचीन माना जाता है, भारत में सबसे प्राचीन, दुनिया में भी प्राचीन। क्यों, क्योंकि शैव धर्म की पहचान शिव से की गई, और शिव की उपासना या शिव की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे।
तो जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे तो इसको सबसे प्राचीन माना गया। तो सिंधु घाटी में शैव धर्म की बात की गई है, शैव धर्म की। लेकिन यहाँ पे जो हम शैव धर्म पढ़ रहे हैं वो दक्षिण भारत के जो हैं, है ना, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, नयनार हो गए, अलवार हो गए, इनके संतों को दक्षिण भारत में इसी नाम से जाना जाता था। इनकी संख्या क्या थी, कैसे थी, क्या स्थिति थी, इनके मानने वाले लोग कौन थे, इनके मानने वाले लोग कौन थे, इनके प्रिय देवता कौन थे, इनके प्रिय देवता, ये सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थकरों के बारे में पढ़ेंगे, पहले तीर्थकर, दूसरे तीर्थकर, तीसरे तीर्थकर, चौथे, पांचवें, एकदम याद करने का बहुत शानदार सरल तरीका हम आपको पढ़ाएंगे, एकदम ट्रिक से। ट्रिक क्या, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही रहेगा। और उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में पूरा चरित्र इनका पढ़ेंगे, फिर क्या क्या घटनाएं हुई उसको पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को क्या करेंगे, तुलना, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, जैसे आपने यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, इसको देखा। उसके बाद वैदिक सभ्यता में ही पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों में आपने अंतर समझा। उसी प्रकार इसको, ये भी दक्षिण भारत में उसी समय डेवलप हुए थे जब ये लोग उत्तर भारत में थे, उत्तर भारत में ये भी थे, ऐसा नहीं है। तो ये इनका मतलब, ये धार्मिक आंदोलन नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं। मुख्य रूप से जैन और बौद्ध ही आपके यही दो नास्तिक हैं भाई, थोड़ा बहुत। अब धार्मिक आंदोलन तो ये कहीं ना कहीं 6वीं शताब्दी के आसपास। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, महाजनपदों का उदय। हम बात करें महाजनपदों का, मगध उत्कर्ष, 16 महाजनपदों मगध हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर काल, उसके बाद फिर दक्षिण के प्रमुख राजवंश, सीधे संगम वंश से शुरुआत करेंगे। चेर वंश हो गया, चोल वंश हो गया, पांड्य हो गया, हैं, पल्लव वगैरह हो गए, ये सब क्या है, कैसे, किस प्रकार से। फिर उसके बाद पूर्व मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत जो है उत्तर भारत में करेंगे, राजपूतों की उत्पत्ति कराएंगे, चौहान वगैरह वहाँ पढ़ेंगे, तो वो सब हम लोग मध्यकालीन में पहुँच जाते हैं। तो इतना आपका प्राचीन है। तो महाजनपद के बाद, इसके बाद अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, नोट ही कर देते हैं, मौर्य वंश पढ़ेंगे काल। उसके बाद गुप्त वंश, लास्ट जो हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो अब धार्मिक आंदोलन हम लोगों का टॉपिक शुरू है, और धार्मिक आंदोलन में हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, जैन धर्म को। एक संस्थापक, एक वास्तविक संस्थापक का नाम आता है आदिनाथ या ऋषभदेव। इन्होंने ही क्या रखा, नींव रखा। वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो महावीर स्वामी की बात आ जाती है। तीर्थकर का मतलब क्या होता है, किसी धर्म के प्रचार करने वाले व्यक्ति को ही तीर्थकर कहते हैं, है ना, तीर्थ यात्रा नहीं। 24वें तीर्थ, इन्हीं के समय में ही जैन धर्म का जबरदस्त तरीके से विकास हुआ। तो जबरदस्त तरीके से विकास हुआ, तो जितने कुल 24 तीर्थकर थे, तो इन तीर्थकरों से प्रमुख कौन कौन है, सबसे प्रमुख याद करने में भी आसान हो जाते हैं। सबसे 24 में पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा, 7वां, 18वां, 19वां और 23वां और 24वां। इतने लोगों के बारे में हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है। इनके सबके प्रतीक चिन्ह क्या थे, निर्वाण स्थल कहाँ कहाँ हैं, ठीक। तो जितने भी हैं, जैसे 7 से 7 सुपार्श्वनाथ, 8 से 18 अरनाथ, 19 पे मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, और सबसे अंतिम में आपके महावीर स्वामी आ जाते हैं। तो महावीर स्वामी, अब हम लोग जो है, देखिए, सबसे पहले तो आप पूरा सिलेबस एकदम दिमाग में आपके पता होना चाहिए, किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ाया गया, इसको आपको पता होना चाहिए। भले उसके अंदर की चीज़ें ना पता हो, जब आप दूसरे राउंड में उसको पढ़िए तब उसको पढ़िए, लेकिन सिलेबस एक दिमाग में आपके पूरी तरह से फिट होना चाहिए। तो अब अगला टॉपिक हम लोगों का अगली क्लास से शुरू होगा, नहीं पढ़ना है। इसके बाद महाजनपद, मौर्योत्तर, धीरे धीरे आपका प्राचीन समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नोट्स बना लीजिए। बाकी और आपके अगर कोई सुझाव होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।